जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक आपको पढ़ा दिया था और उसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला को ड्राइव करने भी सिखाया था। यहाँ पर अब हम लोग टाइम रिलैक्सेशन को देखेंगे कि टाइम रिलैक्सेशन क्या होता है और उसके बाद के टॉपिक को कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। अब हम लोग टाइम रिलैक्सेशन को देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसके फार्मूला को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेथड से समझेंगे कि टाइम रिलैक्सेशन होता क्या है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच सक्सेसिव कॉलिजन यानी एक दूसरे के सापेक्ष जो टक्कर होगा, सापेक्ष जब टकराएंगे इलेक्ट्रॉन तो उनके बीच का ऐसा समय अंतराल, यानी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच यानी दो समान जो संघट यानी टक्कर होंगे इलेक्ट्रॉनों के बीच का एक ऐसा समय अंतराल, ऐसा समय मान के चलिए कि दो इलेक्ट्रॉन है, टकरा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो उनके बीच एक ऐसा समय अंतराल जिसमें विद द पॉजिटिव आयंस, किसमें पॉजिटिव आयन में, इन द मेटालिक लैटिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जब इलेक्ट्रॉनों के दो सक्सेसिव कॉलिजन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे और यदि वे टकराएंगे और टकरा करके जब वे शांत होने की कोशिश करेंगे तो जो शांत होने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं, यानी श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो इंसान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पटका पटकी कर रहे हैं। तो जब पटका पटकी वे कर रहे होंगे, जब एक दूसरे को वे धकेल रहे होंगे, धकेल करके कुछ तो समय तक रिलैक्स हुए होंगे, कुछ समय तक रिलैक्स होते हैं। मान लीजिए कि दो इंसान हैं और ये दोनों इंसान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। जब ये लड़ झगड़ रहे होंगे, ये एक दूसरे से कभी ना कभी जब मान लीजिए कि धक्का मुक्की कर रहे होंगे, तो जब धक्का मुक्की कर रहे होंगे तो धक्का मुक्की करने के बाद कुछ समय के लिए पीछे हटे होंगे। जो समय रिलैक्स होने के लिए पीछे हटे हुए होंगे उसी को हम टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। वैसे ही किस इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है कि कोई अगर मान लीजिए कि कंडक्टर है, कोई चालक है, चालक का मान लीजिए तार बना ले रहे हैं हम लोग, ठीक, और इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई बैटरी को जोड़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो आपको पता होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्लस की ओर जाना शुरू कर देंगे, प्लस की ओर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब इस प्लस की तरफ जाना शुरू किए होंगे तो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होंगे। जब जैसे ही वो धक्का दिया, धक्का देने के बाद वो कुछ समय के लिए रुका हुआ होगा इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्थिति हमेशा होती रहती है कि मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दिया, तो इसको धक्का देने के बाद मान लीजिए कि ये थोड़ा सा इधर डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पीछे घसक गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर चला आया। यहाँ पर जब आया होगा तो कुछ समय के लिए रुका हुआ होगा। जितने समय वो रुका हुआ रहने में लगेगा, यानी जितना समय उसको शांत होने में लगा हुआ होगा, रिलैक्स होने में लगा हुआ होगा, उसी को हम टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। अब हम लोग रिलैक्सेशन टाइम का कुछ फार्मूला को देखते हैं। तो देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम को हम लोग टाउ के द्वारा दिखाते हैं, यानी रिलैक्सेशन टाइम को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ऑफ टाउ। टाउ के द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई भी RMS। RMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग भी RMS द्वारा दिखाते हैं। तो देखिए, हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लेमडा है वो क्या है, मीन फ्री पाथ है, मतलब ऐसा स्वतंत्र रास्ता है, यानी स्वतंत्र रास्तों का माध्य है। मान लीजिए धक्का मुक्की कर रहे होंगे तो स्वतंत्र रास्ता हुआ होगा, उसके द्वारा कुछ ना कुछ स्पीड से वो आगे की ओर जा रहा होगा। तो जिस रास्ते से वो जा रहा होगा, मीन फ्री पाथ, मतलब समय एक समय है फिर दूसरा समय है, तो ऐसे होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़े होंगे, तो उसी रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे, स्वतंत्र रास्ता कहेंगे। स्वतंत्र रास्ते का माध्य भी इसको बोला जाता है कि स्वतंत्र पथ, मतलब माध्य स्वतंत्र पथ, माध्य स्वतंत्र पथ या माध्य मुक्त पथ, जो भी हिंदी में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ बोला जाता है लैम्डा को। ओके,
फिर है VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो VRMS होता है क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोल सकते हैं इसको, अगर आपको ये इस तरह से याद नहीं होगा, बोल सकते हैं मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं होगा कि दो सक्सेसिव कॉलिशन के बीच का ऐसा समय अंतराल, ऐसा जो टाइम इंटरवल जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच जब वो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने में जो रिलैक्स उत्पन्न होता है उसको टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको बस एक बात याद रखना है कि ये दोनों रेशियो है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टाइम रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ गए? आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग मोबिलिटी यानी गतिशीलता को देखते हैं। तो देखिए मोबिलिटी कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मान लीजिए कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एक प्रकार का सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इसके एगो इलेक्ट्रिक फील्डवा में, छोटका छोटका एगो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम रख दिया, मोबिलिटी नाम दे दिया। वो भी एक प्रकार का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो भी एक प्रकार का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा को समझने के लिए क्या किया, उसका नाम मोबिलिटी रख दिया, उसी का नाम गतिशीलता रख दिया। आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी पूरे के पूरे विद्युत क्षेत्र में, उसके एगो विद्युत क्षेत्र में जितना भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र में जितना भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं, उसी को हम गतिशीलता कहते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आई होगी तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा एक प्रकार का पंचायत है, एक प्रकार का क्या है, पंचायत है, ठीक है। तो पंचायत में कोई एक गांव होंगे, तो एक को हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। उसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देख, सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लेंगे और जिसकी लंबाई मान लीजिए L है। तो यहाँ पर लिखे भी हैं कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, फिगर में देखिए, फिगर इस तरह से बना लेना है और क्या लिखना है कि लेट या इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। मान लीजिए कि जो कंडक्टर लिए हैं हम लोग उसका जो लेंथ है यानी लंबाई हो कितना है, L है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरह का, ये वाला जो दिख रहा होगा, ये गोला वाला जो दिख रहा होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस तरह का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। यही होते हुए क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई मिलकर क्या बनेगी, वॉल्यूम बन जाएगी। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या मान लेंगे, A। यानी कहने का मतलब है कि L लेंथ का हम लोग क्या ले लेंगे, करेंट ले लेंगे, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, A होगा। देन तो वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल गुने लंबाई होता है। आपको भी पता होगा कि क्षेत्रफल गुने लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, A इंटू L होता है, ठीक। तो यहाँ पर A इंटू L लिखेंगे तो AL हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे चलेंगे। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज N, अगर मान लीजिए N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहे, एक वॉल्यूम में अगर जो होगा AL है, तो अगर N रहेगा तो कितना होगा, NaL, यानी पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL के बराबर होंगे। अब हम जानते हैं कि Q बराबर VE होता है, आप पढ़े होंगे कि V बराबर Q बटा E होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, VE होता है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को देखिए, Q के Q है, V के जगह पर कितना लिखें, NaL है। यहाँ पर देखिए चूंकि Q इक्वल टू VE होता है, अब V इक्वल टू कितना दिया है, NaL है। तो जहाँ V लिखा हुआ होगा हम NaL लिख सकते हैं, तो यहाँ V लिखा हुआ है तो यहाँ NaL लिख दिए, ठीक, और E के E लिख दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चूंकि इसलिए लगाते हैं। इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू NaLE, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, ये भी हम जानते हैं। तो इस Q के वैल्यू क्या करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मान लीजिए इसको कौन सा इक्वेशन मान रहे हैं, 1 और 2 से चलते हैं।
तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, लेफ्ट लेफ्ट के दोनों बराबर है तो राइट राइट के बराबर होना चाहिए, तो Q से Q खत्म। तो क्या होगा, IT बराबर क्या लिखेंगे, IT बराबर NaLe लिख सकते हैं। अब इसको ठीक कीजिए, I की वैल्यू को निकालिए, तो I बराबर क्या होगा, T नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaLe बटा T हो जाएगा। कि अब हम जानते हैं चूंकि VD बराबर क्या होता है, L बटा T होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि VD बराबर क्या होता है, L बटा T भी होता है, और एक और फार्मूला होता है E टाउ बाई M भी होता है, लेकिन लेंथ दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो L बटा T लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक। तो क्या होगा, VD बराबर L बटा T होता है, इसलिए I बराबर क्या होगा, इस VD के वैल्यू को इसमें रखिए। तो पहले देखिए ध्यान से क्या करना है, यही वाला चीज़ को यहाँ पर ठीक ठाक लिख रहे हैं। I बराबर क्या लिखे, NaEL बटा T, क्यों लिखे हैं ध्यान से देखिए, NaE लिख सकते हैं, और देखिए L बटा T नीचे दिख रहा होगा, ये वाला बात, ये वाला देखिए, यहाँ पर L है, यहाँ देखिए T है, तो L बटा T है, तो L बटा T को हम बाहर लिख देंगे, ठीक। तो क्या बचेगा, NaE बचेगा यहाँ पर, तो NaE इंटू L बटा T लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि I बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि NaE और L बटा T, और L बटा T को हम क्या मानते हैं, VD मानते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि VD बराबर L बटा T भी होता है, तो जहाँ L बटा T लिखा हुआ होगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, VD भी लिख सकते हैं। तो L बटा T के जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, VD लिखेंगे, तो यहाँ पर VD लिखिएगा, L बटा T की जगह पर VD लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा NaE VD, तो लिखेंगे NaE, और इसको ठीक से क्या लिख सकते हैं, I बराबर NeaVD, क्या लिख सकते हैं, I बराबर NeaVD। और यही जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट और VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, संबंध। आइए अब हम लोग ओम्स लॉ यानी ओम के नियम को देखते हैं। तो इस नियम को जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था, और उनके अनुसार उन्होंने क्या दिया था, इसको देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, एट द डेफिनिट फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के किसी भी भौतिक अवस्था पर, यानी कोई नियत भौतिक अवस्था पर, नियत ताप हो सकता है, नियत दाब हो सकता है, मान लीजिए ताप है, तो किसी नियत ताप पर, किसी चालक के नियत ताप पर, ठीक, द इलेक्ट्रिक करेंट, जो विद्युत जो धारा होगी, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो कंडक्टर में चल रही होंगी, जो विद्युत धारा कंडक्टर में चल रही होंगी, किसी चालक के तार में जो करंट जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, वो वाला जो होगा, वो करंट जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन विभवांतर के समानुपाती होगा। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि किसी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के जो विभवांतर होगी वो किसके समानुपाती होगा, करंट के समानुपाती होगा। बस उन्होंने यही कहा था, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इनका सीधा सीधी कहने का मतलब था कि जो विद्युत धारा जो होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है, किसी नियत ताप पर, लेकिन किसी नियत दाब पर, किसी नियत फिजिकल स्टेट पर लेकिन होता है। यानी इस नियम को हम क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर लेट, यहाँ पर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, लेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between two points of conductor is V। मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, एंड इलेक्ट्रिक करंट करंट I, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, तो जो भी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। इस सिंबल को अगर हटा देंगे हम लोग, इस सिंबल को हटा देंगे तो R नाम का एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और यहाँ पर I है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू R, और यहाँ से I इक्वल टू I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। यही चालक में विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन है, संबंध। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस को आपको भी मान लेना है, दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, उसको भी मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक करंट को I मान लीजिए। तो ओम के नियम के अनुसार क्या उन्होंने कहा था कि चालक जो विभवांतर होगी वो
विद्युत धारा के समानुपाती होगी, समानुपाती का सिंबल यही होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। और इस सिंबल को जब हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तब यहाँ क्या होगा, V इक्वल टू RI होगा। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। यही चालक का क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या होगा, देखिए V इक्वल टू RI होगा, इसको ठीक कीजिएगा तो V बराबर IR हो जाएगा। और यहाँ पर I का वैल्यू अगर निकालना होगा तो I इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। यही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर में संबंध है। होप दैट आपको ये ओम के नियम समझ में आ गया होगा। अब ओम के नियम को किस तरह से सत्यापन करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।